हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में सीआरपीसी के इम्पॉर्टेंट सेक्शन के इम्पॉर्टेंट केसेस के बारे में बताया। आज जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 91। पेश करने के लिए जो समन है धारा 91 और 92 है। तो दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने के लिए समन किस प्रकार से होता है? न्यायालय या पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के विचार में कोई दस्तावेज या अन्य चीज़ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल की कार्यवाही में आवश्यक है। न्यायालय एक समन या भार साधक अधिकारी एक आदेश निकालकर ऐसे व्यक्ति से जिसके कब्जे में या जिसके सख्त अधीन वह दस्तावेज है अपेक्षा कर सकेगा कि उस समय के अंतराल उसको हाजिर होना है उस दस्तावेज के साथ। मात्र दस्तावेज का पेश करा देने पर यह मान लिया जाएगा कि उसने समन की अपेक्षा पूर्ण की है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय है उड़ीसा राज्य बनाम देवेंद्रनाथ पाढ़ी 2005 सुप्रीम कोर्ट के बाद में, और दूसरा केस है गुजरात राज्य बनाम श्यामलाल मोहनलाल चौकसी 1965 सुप्रीम कोर्ट का बाद। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है धारा 125 जो मेंटेनेंस है पत्नी, संतान एवं माता पिता के लिए भरण पोषण का आदेश, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय है विजय मनोहर अरवट बनाम काशीराव राजाराम सवाई 1987 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि पिता अपने पुत्र या पुत्री किसी से भी भरण पोषण की मांग कर सकेगा। फिर मोहम्मद खान बनाम शाहबानो बेगम 1985 सुप्रीम कोर्ट के बाद में, इस वाद में माननीय न्यायालय ने कहा कि धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है। यह तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के संबंध में भी उसी प्रकार लागू होता है जिस प्रकार अन्य महिलाओं के संदर्भ में लागू होता है। धारा 125 के बारे में कहा। फिर इसमें अगला जो वाद है श्रीमती यमुनाबाई अनंतराव बनाम अनंतराव शिवराव, रोहतास सिंह बनाम रामेंदी, सावित्री पांडे बनाम प्रेमचंद पांडे, सविता बेन शोभा भट्ट भाटिया बनाम गुजरात राज्य, चुन मुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार कुशवाहा। ये सब इस धारा के अंतर्गत इस वाद में बोला गया कि धारा 125 के अंतर्गत माता पिता अपने पुत्र या पुत्री किसी से भी भरण पोषण की मांग कर सकेंगे। फिर इसमें है धारा 133 न्यूसेंस, लोक न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश में, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया है। उसका एक महत्वपूर्ण निर्णय है शौकत हुसैन बनाम शिव द्वारा दयाल सक्सेना। इस वाद में माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर यह लोक न्यूसेंस जैसा अगर कुछ अपराध होता है तो इसमें पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है, लेकिन सबसे पहले समझाएगी कि आप तितर बितर हो जाइए। जब नहीं मानते हैं और उनको ये खतरा आशंकित होता है कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है तो उसमें वह पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है। दूसरा इसमें केस था राम अवतार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तीसरा था नगर पालिका परिषद रतलाम बनाम श्री वर्दीचंद, और चौथा है मध्य प्रदेश राज्य बनाम केडिया लेदर एंड लीवर लिमिटेड। ये इसके प्रमुख वाद हैं। फिर आता है इसमें धारा 154। धारा 154 थी संज्ञेय मामलों में इत्तला, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताई है कि एफआईआर जो होती है प्रथम सूचना रिपोर्ट, समानता कोई साक्षिक मूल्य नहीं है परंतु निम्न दशाओं में एफआईआर का साक्षिक मूल्य होता है। इसमें एक केस है अग्नू नगेसिया बनाम बिहार राज्य AIR 1966। इस वाद में माननीय न्यायालय ने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 157 के तहत संपुष्टि तथा 145 के तहत खंडन के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। यदि सूचनादाता अभियुक्त व्यक्ति है तब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 8 के अंतर्गत पश्चावती आचरण के रूप में, धारा 27 के अंतर्गत सूचना के आधार पर बरामदगी, मतलब पुलिस अभियुक्त अगर किसी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार करता है और उससे अगर कोई ऐसी बात पूछती है कि जिसने कोई उसको अपराध किया है, मान लीजिए उसने किसी का मर्डर किया है
और वह रिवॉल्वर वहाँ पर जाके बरामद होती। यदि सूचनादाता पीड़ित व्यक्ति है तब, यदि वह मर जाता है तो धारा 32 के 1 के अंतर्गत मृत्युकालिक कथन के रूप में, क्योंकि धारा 32(1) मृत्युकालिक कथन है। यदि वह नहीं मरता है तो धारा 158 के अंतर्गत सुसंगत है। अब जैसे इसमें और महत्वपूर्ण निर्णय है, किंग एम्परर बनाम ख्वाजा नजीर अहमद, HN ऋषभ बनाम दिल्ली राज, हबीब बनाम बिहार राज। अब इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आपराधिक विधि को गतिवान करना, सूचनादाता की स्मृति से घटना समाप्त होने से पूर्व अपराध की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करना। ठीक, फिर इसमें अगला वाद है हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल, AIR 1992। प्रथम सूचना रिपोर्ट को परिभाषित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में पुलिस का विवेकीय शक्ति नहीं है। सोमा भाई बनाम गुजरात राज्य में टेलीफोनिक संदेश से भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जा सकता है यदि उसे संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त हो। ठीक, फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय था ललिता कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस वाद में निर्णित होगा कि FIR दर्ज कराना अनिवार्य है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि FIR दर्ज कराना अनिवार्य है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस CRPC के इम्पोर्टेंट सेक्शन के इम्पोर्टेंट केसेस के बारे में मैंने आपको बताया है, ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।